Alright, ji, assalamu alaikum everyone. So we are back with the part 2 for May June 2019 paper 1 2 O level physics. So किसी डिले के बगैर इसको स्टार्ट करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. So they're saying which statement is correct. Infrared radiation cannot travel in a vacuum. Infrared radiation cannot travel in solids or in gases. Infrared radiation can only travel in a vacuum. Infrared radiation can travel in a vacuum and in gases. अच्छा जी. देखिए इंफ्रारेड जो है इट्स पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो उसकी प्रॉपर्टीज़ आर वेरी वेरी सिमिलर टू विजिबल लाइट की प्रॉपर्टीज़. तो क्या लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? सो वी नो इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, वरना सन से लाइट हमें किस तरह पहुँच रही है, राइट? इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड्स और इन गैसेस. क्या अगर आप एक गैशियस मीडियम रख दें, मतलब हमारी जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर भी एक गैशियस एटमॉस्फेयर है, क्या उसके अंदर लाइट ट्रैवल नहीं करती? बिल्कुल करती है. तो फिर इंफ्रारेड भी करनी चाहिए. अगर सॉलिड भी हो, अगर उसको आप ट्रांसपेरेंट बना दें तो उसके थ्रू भी लाइट गुजर जाती है. So, because they said what is correct, this is wrong. Infrared radiation can travel in solids or in gases. कहते हैं जी infrared radiation can only travel in vacuum. तो एज आई सेड वैक्यूम में तो करती है, लेकिन गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में भी करेगी. सो ओनली का टर्म इसको गलत बना देता है. सो इसका आंसर डी है कि इंफ्रारेड रेडिएशन कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम एंड इन गैसेस. सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इंक्लूडिंग विजिबल लाइट, वो आपकी किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है इंक्लूडिंग वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड, गैस. So latent means hidden, and it basically comes from the idea of phase change. phase change के दौरान वो एनर्जी जो आपकी लूज हो रही होती है या गेन हो रही होती है उसको हम latent heat कहते हैं. And the important thing to remember is when there's a phase change, temperature is kept constant. ठीक है, so temperature change या delta theta यहाँ पर apply नहीं होता. The second thing that I want you to know is there's a difference between specific latent heat एंड लेटेनेंट हीट अलोन. ठीक है, जब स्पेसिफिक का टर्म यूज़ होता है उसका मतलब है मास को भी कंसिडर करें. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी से वी टॉक अबाउट हीट कैपेसिटी, वी से दैट इज इक्वल टू क्यू is equal to C delta theta. But when we say specific heat capacity, we say Q is equal to mc delta theta, right? So you see the difference कि specific के अंदर mass भी consider हो रहा होता है. So this is not specific latent heat, this is latent heat. So this means कि इसमें mass का भी कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, so I see unit temperature change here, unit temperature change here. So B and D तो इसका आंसर नहीं हो सकता. We're left with A and C. अब A के अंदर यू कैन सी उन्होंने लिखा हुआ है बाय यूनिट मास, तो ये भी इसको गलत कर देता है बिकॉज इसके अंदर मास कंसिडर नहीं होता, वो स्पेसिफिक लेटेनेंट हीट होती है. सो दिस मीन्स द आंसर इज सी, द टेम्परेचर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और emitted ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट विदाउट ए टेम्परेचर चेंज. सो दैट फिट्स इन. फेज चेंज की बात हो रही है, वो थर्मल एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है या emit होती है ड्यूरिंग फेज चेंज विदाउट ए टेम्परेचर चेंजेस. दैट्स इट. Okay, question number 23. In low pressure hydrogen, there are no forces between the molecules except during collisions with each other. Which statement describes the motion of a molecule between one collision and the next? अच्छा जी, देखें यहाँ पर बात हो रही है आपकी ब्राउनियन मोशन की है. सपोज अभी मैंने सारी ऑप्शंस को देखा नहीं है, बट गैसेस में क्या होता है, एक रैंडम मोशन होता है, राइट? वो कोलाइड करती हैं. जब ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लूज़ करेंगे और फिर साइड पे डिस्पर्स हो जाएंगे. सो पहली बात तो ये है कि इनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती. दिस इज़ व्हेन दे विल कोलाइड विद वन अनदर दे विल लूज़ एनर्जी, बिकॉज अगर आप कभी भी कहीं पे भी जब दो चीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, थर्मल एनर्जी लूज़ होती है, तो काइनेटिक एनर्जी फिर कम होगी. ठीक है, सो कभी भी वो कांस्टेंट स्पीड पे तो मूव नहीं करेंगे, स्पीड तो उनकी जो है वो चेंज ही करेगी. और बाकी वो डायरेक्शन ठीक है ज़रूर चेंज करते रहेंगे बिकॉज इट इज़ ए रैंडम मोशन. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 24. A gas is enclosed in a container of fixed volume. The gas contains heat energy from an external source. What happens to the molecules of the gas? देखिए, अगर आपके पास आपकी वॉल्यूम फिक्स्ड है तो आपके जहन में आना चाहिए प्रेशर लॉ, कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हो, यानी कि आप उसको थर्मल एनर्जी दे रहे हो, हीट कर रहे हो उसको, तो प्रेशर जो है वो
इंक्रीज़ करेगा। और जब प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो ऑब्वियसली बात है कि मॉलिक्यूल्स फर्दर अपार्ट तो मूव नहीं कर सकते बिकॉज वॉल्यूम फिक्स्ड है, ना ही वो एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। पीछे रह जाता है सी एंड डी, दे विल मूव फास्टर इनसाइड द कंटेनर एंड दे वाइब्रेट विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर बनता है बी कि दे मूव फास्टर इनसाइड द कंटेनर बिकॉज दिस इज़ अ गैस, ठीक है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड्स की तरह किसी फिक्स्ड पॉइंट पे रुक गए वाइब्रेट नहीं करते, वो मूव अराउंड करते हैं। तो जब आप उनको हीट करते हो तो उनके अंदर जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं इधर उधर, एंड डेफिनेटली उस चक्कर में वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड भी करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड विद वन अनदर, इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड। सो इसका आंसर बी बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं जी, अ वेव ऑन वाटर ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए स्टेशनरी बोट। As the wave passes, the boat starts to move up and down and gains kinetic energy from the wave. Which property of the wave changes as the wave passes the boat? अच्छा जी, देखें, वेवलेंथ फिक्स्ड होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड होती है एक वेव की, और जब तक आप मतलब मीडियम नहीं चेंज करें उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वैसे फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही कांस्टेंट होती है, बट वेवलेंथ भी कांस्टेंट होती है। और आपको अगर याद हो तो v इज इक्वल टू आपका एफ लेमडा होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और आपका वेवलेंथ कांस्टेंट है तो फिर स्पीड भी कांस्टेंट होगी। अब हो क्या रहा है कि जिस तरह वेव पास कर रही है वो बोर्ड को काइनेटिक एनर्जी दे रही है, यानी कि खुद वो एनर्जी लूज़ कर रही है, और एनर्जी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ होता है। अगर मैं आपको ये वेव दे दूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको एक ये वेव दे दूँ और आपसे कहूँ कि इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो आई होप आप मुझे कहेंगे कि इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। रिमेंबर कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, इट्स नॉट एग्जैक्टली दिस, ठीक है, फॉर्मूला एग्जैक्टली ये नहीं है कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। हाउएवर आपका एक अच्छा तरीका है इसको याद रखने का, बस ये बात याद रखें, आई शुड नॉट एक्चुअली से दिस बिकॉज इट्स एक्चुअली इनकरेक्ट। ये डायरेक्ट रिलेशन इतनी सिंपल नहीं है इनकी, लेकिन याद रखें कि जब एनर्जी बढ़ती है तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। सो अब हो क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बोर्ड गेन कर रही है, वेव एनर्जी लूज़ कर रही है, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करेगी वेव की? एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ आर कॉन्स्टेंट। अगर आप एक वेव को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज दो तो फिर उसकी वेवलेंथ और स्पीड चेंज करती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी फिर भी चेंज नहीं करती। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26, विच वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। सो आपके सिलेबस में एक ही लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो है साउंड। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो इसका आंसर अल्ट्रासाउंड ही होगा। अल्ट्रासाउंड है बेसिकली वेव्स, साउंड वेव्स विच आर ग्रेटर देन 20 kHz, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर बनता है सी। अब उन्होंने कहा जी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, विच स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इज करेक्ट। तो आपके पास 6 सिनारियोज हैं आपके सिलेबस में जो आपको आने चाहिए विद कन्वर्जिंग लेंस। अगर आपको याद होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। वैसे तो मुझे इसका आंसर पता है डायरेक्टली, लेकिन इट्स बेसिकली कि हर एक लेंस का एक फोकल लेंथ होती है, ठीक है, और उसको ट्वाइस कर दें तो आपके पास 2f आ जाएगा। सो इसमें होता क्या है कि अगर एक होती है आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है, और फिर एक होती है आपके इमेज की लेंथ, ठीक है, कि इमेज कितनी दूर है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा होता है तो वेव्स कुछ ऐसे गुजरती हैं कि एक ऐसे चली जाती है, माय बैड, लेट मी ड्रॉ दैट अगेन। वेव्स कुछ ऐसे चली जाती हैं और फिर कुछ जो होती हैं वो ऐसे चली जाती हैं, बट वो कन्वर्ज जब आपकी, इसको मैं यू कह देती हूँ, जब आपका u2f होता है, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस 2f होती है, तो आपका जो कह लें कि जो इमेज होती है उसकी भी डिस्टेंस 2f ही होता है। और अगर उनका डिस्टेंस सेम है तो वो सेम कह लेंगे जी सेम साइज़ के बनते हैं, ठीक है, सेम साइज़ के बनते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, जब उनका डिस्टेंस सेम हो फ्रॉम द लेंस तो वो सेम साइज़ के होते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये आपकी, अगर ये इस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं तो ये इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, तो इमेज आपकी क्या होती है जी? इन्वर्टेड होती है। और दूसरा आपकी इमेज होती है वो रियल होती है। रियल वो वे वो सॉरी रियल वो इमेज होती है जिसमें आपकी रेज जाके बाकायदा किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, और इमेजिनरी तौर पे ये नहीं हो रहा होता, असल में जाके कन्वर्ज हो रही होती हैं।
सो दे सेड विच स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इज करेक्ट. सो आप देख सकते हैं आपके सामने डायग्राम है. द इमेज इज इन्वर्टेड. इनलार्ज नहीं है, सेम साइज़ की होती है, वर्चुअल भी नहीं है, रियल है, और सेम साइड पे नहीं है, दूसरी साइड पे जाके बनती है. सो दिस इज़ बेसिकली क्वेश्चन नंबर 27. Okay, question number 28. The lens in the diagram produces an image I of the object O. Why is this not the ray diagram for a photographic enlarger? अच्छा जी, देखिए फोटोग्राफिक इनलार्जर में पहली बात तो ये कि ये जो आपकी इमेज है, ऑल्दो ये मैग्नीफाइड बन रही है, राइट, इट इज़ मैग्नीफाइड इन द ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट अ रियल इमेज. ठीक है, जब आप फ़ोटो कॉपी कराने जाते हैं या फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट भी कराने जाते हैं, तो उस मैग्नीफाइड इमेज को प्रिंट भी तो किया जा रहा होता है ना, साइड बाय साइड, राइट. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28 इज़ देन बेसिकली कि द इमेज इज़ वर्चुअल. ठीक है, अगर आप एक फ़ोटोग्राफिक इनलार्जर की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी है कि जो आपको इमेज मिलती है वो रियल मिलती है. ठीक है, वो असल में एक इमेज होती है. इट्स नॉट एज इफ़ कि आप मिरर में खड़े, साइड पे आपको मतलब सामने आप देखते हैं, आपको अपना आप नज़र आ रहे हैं, बट आप अपनी उस इमेज को जो आपको नज़र आ रही है इन द मिरर, आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ऑन अ स्क्रीन. बट कैन यू प्रोजेक्ट एन इन लार्ज फोटोग्राफ? यू कैन, राइट. तो आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं. लेंस तो खैर कन्वर्जिंग ही यूज़ होता है उसके लिए भी, और लेंस जो होता है वो आपका थिन ही होता है, और आपकी इमेज मैग्नीफाइड ही बनती है एज द नेम इन लार्जर सिग्निफाइज, बट द इमेज इज़ नॉट वर्चुअल, इट इज़ रियल. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर अ हेल्दी ह्यूमन ईयर? तो वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक होती है. सो इसका आंसर जो है वो सी बनता है. Okay, question number 30. The speed of sound in air is Ca, the speed of sound in water is Cw, and the speed of sound in ice is this. Which relationship is correct? तो देखें जी, साउंड का ये सीन है कि साउंड की जो स्पीड होती है ना, वो डिपेंड करती है, मतलब ये आपकी कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन से बनती है. एंड दिस इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन के पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने दूर हैं या कितने करीब हैं एक दूसरे के. ठीक है, इसमें ये बात है कि आपका पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है आपस में, ठीक है, पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो जितना ही कम होगा उतनी ज़्यादा स्पीड जो होती है साउंड की वो ज़्यादा होती है. ठीक है, सो पार्टिकल जितने एक दूसरे के करीब होंगे साउंड उतनी तेज़ी से ट्रैवल करेगी. एंड सो हमें पता है कि आइस जो एक सॉलिड है, वाटर जो एक लिक्विड है, और आपकी एयर जो एक गैस है, ठीक है, इसके अंदर हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, फिर लिक्विड में और फिर गैस में. तो सबसे ज़्यादा स्पीड तेज़ जो होगी वो आपकी आइस में होगी, फिर वाटर में होगी, और फिर एयर में होगी. तो ये बनेगा आपका CW, एक्चुअली सॉरी, CI इज़ ग्रेटर देन CW विच इज़ ग्रेटर देन CA. अब आप देख लें इसके साथ क्या चीज़ मैच कर रही है. ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही. CI इज़ ग्रेटर देन CW, ये मैच कर है. CA इज़ ग्रेटर देन CW, तो नहीं, एयर में तो कम स्पीड होती है, और ये भी गलत है. तो इसका आंसर जो है वो C बन जाता है. Okay, question number 31. One end of each of two bars is marked with an X or a Y as shown. End X of bar 1 is brought close to the north pole and then to the south pole of a magnet. End Y of a bar 2 is brought close to the north pole and then the south pole of the magnet. Which table, or the table shows what happens. The materials are bar 1 and bar 2 are made from. अच्छा जी, देखिए अगर आप नोट करें एंड एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो दोनों साइडों से अट्रैक्ट हो रहा है, और दिस मीन्स कि दिस कैन नॉट बी ए मैग्नेट. ठीक है, यानी कि ये एक परमानेंट मैग्नेट नहीं हो सकता, बिकॉज एक मैग्नेट की निशानी ये होती है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट की निशानी होती है कि वो अपनी किसी ना किसी एक साइड से रिपेल ज़रूर करता है, ठीक है, एक और मैग्नेट को. लेकिन एंड एक्स दोनों में ही अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ को भी और साउथ को भी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल तो है, लेकिन दिस इज़ नॉट ए परमानेंट मैग्नेट. एंड वाई एक साइड से रिपेल कर रहे हैं, एक साइड से अट्रैक्ट कर रहे हैं. नाउ दिस फॉर श्योर मीन्स कि ये आपका परमानेंट मैग्नेट है. दिस इज़ एक्चुअली अ टेस्ट फॉर सीइंग अगर एक चीज़ मैग्नेट है कि नहीं है.
अच्छा, अब यहाँ पर पहली चीज़ ये आपने आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है और टेम्परेरी मैग्नेट किससे बनता है। तो देखिए जी, आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो स्टील से बना करते हैं। किससे? स्टील से। सो एंड वाई जो है, या जो आपकी बार टू है, वो स्टील से बनी हुई है। ठीक है, वो एक परमानेंट मैग्नेट है, बिकॉज स्टील को एक दफ़ा मैग्नेटाइज करते हैं वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। यानी कि इट मीन्स कि उसके पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो डेफिनेटली वो एक साइड से रिपेल करेगी, एक साइड से अट्रैक्ट करेगी। एंड सो इसका आंसर जो है, वैसे तो ये ऑलरेडी भी बन गया, लेकिन फॉर दिस थिंग एज वेल, समथिंग विच इज़ मैग्नेटिक, यानी वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट तो हो रही है लेकिन दोनों साइडों से अट्रैक्ट हो रही है। इन दिस केस ये चीज़ होती है एक मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर हम इसको कहते हैं एज अ टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि किसी मैग्नेट की मौजूदगी में वो बाय इंडक्शन मैग्नेट बन जाती है, बट इट इज़ नॉट ए परमानेंट मैग्नेट इटसेल्फ। यानी अगर उसके इर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो वो एक मैग्नेट रिमेन करे, ऐसा सीन नहीं है। और इसके अंदर आपके पास आयरन आता है, जो कोबाल्ट और निकल हैं, आई मीन दे शेयर, मेनली वो मैग्नेटिक मटेरियल के ही कैटेगरी में डाले जाते हैं, बट उनसे भी आप परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं, उनको थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाई करके उनके थोड़े से एलॉयज़ बना दें। सो मेनली जो क्लियर कट बात होती है वो हमेशा स्टील एंड आयरन की जाती है, तो इसका आंसर बी बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32. The diagram shows a car ignition switch in starter motor. So they're saying the ignition switch is in a circuit with long thin wires. The starter motor is in a circuit with short thick wires. What is the explanation for the choice of wires? देखिए, यहाँ पर आपके जहन में ना एक चीज़ आनी चाहिए, एंड दैट इज़ कि आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस दी वायर ऑफर्स। तो जो आपकी इग्निशन स्विच है उसमें लॉन्ग थिन वायर्स हैं, यानी कि उसके अंदर आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो छोटा है, तो इसमें रेजिस्टेंस पर क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर उन्होंने कहा जी स्टार्टर मोटर जो है उसके अंदर शॉर्ट और थिक वायर्स हैं। अभी मैंने लॉन्ग शॉर्ट की बात नहीं की, अभी मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रही हूँ। तो थिक का मतलब है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है। सो दिस मीन्स कि आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस कम होगी। ओके, सो रेजिस्टेंस आपकी कम होगी। सॉरी, वो माई स्टाइल इज स्टॉप्ड वर्किंग। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग की। तो लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर लॉन्ग है, इसका अगेन मतलब है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। यहाँ पे शॉर्ट है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस अगेन कम होगी। सो इधर हम बात कर रहे हैं कम रेजिस्टेंस की, और इधर हम बात कर रहे हैं हाई रेजिस्टेंस की। ठीक है, सो ऐसा क्यों होगा इसके बारे में सोचें। इग्निशन का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है और स्टार्टर मोटर का यूज़ हुआ है। सो उन्होंने कहा जी व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर द चॉइस ऑफ वायर्स। मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन के अंदर रेजिस्टेंस का वर्ड दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है थिन वायर्स हैव लोअर रेजिस्टेंसेस। तो ये तो आंसर बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमें पता है कि थिन वायर्स की रेजिस्टेंस जो होती है, सो हमें पता है थिन वायर्स की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ एक्चुअली हायर। ऑलराइट, डी में देख लेते हैं। कहते हैं द इग्निशन स्विच सर्किट कैरीज अ स्मॉलर करंट दैन द स्टार्टर मोटर सर्किट। वैसे यहाँ पे मुझे एक रिले नज़र आ रही है, और रिले हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक लो वोल्टेज पे ऑपरेट करने वाले सर्किट से एक हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करने वाले सर्किट को हमने चलाना होता है। ठीक है, और अगर वोल्टेज हाई तो यानी इसमें करंट भी हाई। यू कैन सी यहाँ पे 100 एम्पेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पेयर की बात हो रही है। सो मेरे ख्याल में इसका जो आंसर है दैट शुड बी डी, बिकॉज देखें इग्निशन स्विच सर्किट जो है अगर वो छोटा करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं हाई रेजिस्टेंस को रखना। जो हमारी स्टार्टर मोटर का सर्किट है जहाँ पर 100 एम्पेयर्स का करंट काम कर रहा है, तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि आपकी जो रेजिस्टेंस हो वो हाई हो। बिकॉज अगर हम बात करते हैं पावर डिसिपेटेड की, तो उधर आता है फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। ठीक है, या फिर अगर हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की बात करें तो दैट इज़ आई स्क्वायर आर टी। इट इज़ बोथ डिपेंडेंट ऑन करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपका करंट भी बड़ा हो और आपकी रेजिस्टेंस भी बड़ी हो, तो जस्ट इमेजिन कि जो एनर्जी थर्मल एनर्जी लूज़ हो रही होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर फिर ख़तरा होता है कि स्पार्क क्रिएट हो सकता है, आग लग सकती है आपकी वायर को। सो दिस इज़ वाई आई थिंक द आंसर शुड बी
जी यहाँ पे कर लेते हैं, आंसर शुड बी डी कि इग्निशन स्विच सर्किट कैरीज ए स्मॉलर करंट देन द स्टार्टर मोटर सर्किट। उन्होंने कहा जी थिकर वायर्स हीट अप मोर क्विकली व्हेन द रिले इज स्विच्ड ऑन। थिकर वायर्स जो होती हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, तो वो तो उल्टा कम जल्दी गर्म होती हैं बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस कम है। ए में कहते हैं ईच सर्किट नीड्स टू कंटेन द सेम टोटल मास ऑफ वायर, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने मास की कभी बात नहीं की। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, the diagram shows a simple circuit. What happens when the resistance of the variable resistor is increased? अच्छा जी देखें, जब आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि आपका जो करंट ड्रॉ हो रहा है इस पूरे सर्किट से, मतलब कह लें ये 6 वोल्ट्स की आपने बैटरी लगाई हुई है, V इज़ इक्वल टू IR होता है, ठीक है। और अगर हम करंट और रेजिस्टेंस की बात करें तो उनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है फॉर अ फिक्स्ड वोल्टेज। सो यहाँ पर ये बात है कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो जो करंट ड्रॉ होगा फ्रॉम द बैटरी इट विल बी स्मॉलर। इसके पीछे रीज़न ये है कि यूँ समझ लें कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यूँ एग्जांपल दी थी कि जिस तरह एक इंसान अपने आप को मुश्किलों से बचाता है और वो अपने लिए आसान से आसान रास्ता चूज़ करता है, उसी तरीके से करंट भी प्रेफर नहीं करता कि उसको हाई रेजिस्टेंस पाथ मिले। तो जब आप रेजिस्टेंस एक सर्किट में एक लूप में बढ़ा देते हैं तो करंट के लिए वो फिर इतना प्रेफर्ड पाथ नहीं रहता, तो बिकॉज उसके पास है ही, बेचारे के पास एक ही पाथ है इधर, और जब आप रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो वो किसी और पाथ से तो ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन वो करंट कम ज़रूर हो जाता है जो इसके थ्रू पास करता है, ठीक है। अगर करंट कम हो जाएगा तो आपके फिर लैम्प्स को क्या होगा, आपके लैम्प्स डिम हो जाएंगे, लैम्प्स डिम होंगे, आपके मोटर को भी कम करंट जा रहा है, तो वो फिर अगर रोटेट करिए तो फिर वो स्लोली रोटेट करेगी, तो इसका आंसर जो है वो आपका बी बनता है। डी एन सी हो नहीं सकता जहाँ पे सेम ब्राइटनेस है, और ए इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज मोटर जो है वो क्विकली रोटेट नहीं करेगी, वो भी आपकी स्लोली ही रोटेट करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द डायग्राम शोज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट। कहते हैं जी द करंट आई इज़ 2 एम्पेयर्स, तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ये करंट। द ई एम एफ ई इज़ 12 जूल्स, अच्छा। द पी डी वी अक्रॉस द रजिस्टर इज 10 वोल्ट्स। वेल दिस इज़ अ क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहे हैं कि कितना अटेंटिवली आप पढ़ेंगे और कितना अटेंटिवली आप यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका आंसर जी बी है। देखें ईएमएफ जो होती है वो एनर्जी नहीं होती, वो जूल्स में मेजर नहीं होती, वो आपकी वोल्ट्स में मेजर होती है, बस दिस वाज द कैच, सो द आंसर इज बी। Now they say that the cable to an electric cooker contain a live wire, a neutral wire and an earth wire. When the cooker is working correctly, in which wires are the currents equal? तो देखें जी, अगर आपके पास ये एक पावर सप्लाई है, ठीक है जी, और ये आपका वो ऑपरेटिंग कुकर है, इसके ऊपर मैं कुकर लिख देती हूँ। सो बेसिकली आपका यहाँ से एक वायर जा रही है और फिर एक वायर वापस आ रही है। जो वायर उस पावर सप्लाई से कुकर तक एनर्जी लेके जाती है, करंट को लेके जाती है, उसको हम कहते हैं एज लाइव वायर। और जो वायर आपकी कुकर से वापस लेके जाती है पावर सप्लाई की तरफ करंट, ताकि टू फॉर्म अ क्लोज लूप, दैट इज़ कॉल्ड एज दी न्यूट्रल वायर, ठीक है। जो अर्थ वायर होती है उसका ताल्लुक अलग से होता है, वो अलग से लगाई जाती है जस्ट टू इंश्योर कि अगर आपकी जो कुकर है लेट्स से, उस कुकर के ऊपर किसी फॉर सम रीज़न आपकी लीकेज हो जाती है और करंट की, और उसके ऊपर चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अब ना दिस इज़ एन इशू बिकॉज अ पर्सन अगर वो जाए उसको हाथ लगाए तो उसको करंट लग सकता है। तो अर्थ वाली जो वायर होती है वो क्या करती है कि ये अगर करंट लेट्स से अगर उसकी केसिंग या कोई और चीज़ अगर उसकी चार्ज होना शुरू हो जाए, उस पर चार्ज आना शुरू हो जाए, तो वो इस करंट को ड्रॉ करके अर्थ में ले जाती है, ताकि एटलीस्ट उसकी केसिंग पे चार्ज ना है, ताकि इफ समवन टचेस दिस दे डोंट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो अर्थ वायर तो सिर्फ तब यूज़ होती है जब इस तरह का कोई सीन हो जाए जहाँ पर आपका एक्स्ट्रा चार्ज बिल्ड हो रहा है ऑन द एक्सटर्नल सरफेस और समथिंग लाइक दैट। बट जो दो वायर्स हमेशा साइड बाय साइड काम कर रही होती हैं, दैट इज़ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। जितना लाइव कैरी करके लेके जा रही है उतना करंट फिर न्यूट्रल वापस भी लेके जाएगा। तो किन वायर के अंदर आपको करंट टोटल मिलेगा, अगर नॉर्मल हो सब कुछ तो फिर लाइव और न्यूट्रल होगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी बनेगा। आई होप दिस मेक सेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, द मैन्युफैक्चरर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर स्टेट्स दैट ओनली वन हीटर must be connected to the mains wiring through any fuse.
The current in the circuit with only one heater is 9 amperes and the fuse rating is 10 amperes. So they're saying despite the warning, a second identical heater is added as shown. When the switch is closed, the fuse blows. The fuse is replaced with 20 ampere fuse. What happens when the switch is closed? अच्छा जी देखें, उन्होंने कहा कि एक हीटर को काम करने के लिए, ठीक है, उन्होंने कहा द करंट इन द सर्किट विद ओनली वन हीटर इज 9 एम्पेयर्स। तो इसका मतलब है कि इसको भी 9 एम्पेयर्स चाहिए और इसको भी 9 एम्पेयर्स चाहिए टू ऑपरेट। अगर आपको याद हो तो पैरेलल के अंदर आपके जो करंट्स होते हैं डिवाइड होता है। अगर यहाँ पे जो भी टोटल करंट आ रहा था वो क्या होगा, जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा कुछ चला जाएगा इधर और कुछ चला जाएगा आपका इधर, ठीक है। और इस पॉइंट पे जब आप आएंगे तो ये वाला करंट, इसको हम कह देते हैं आई आई एंड देन लेट्स कॉल दिस आई एफ। इस पॉइंट पे यहाँ से आ रहा होगा आपका आई एफ और इधर से आ रहा होगा आपका आई आई। इस जंक्शन पे जाके वो दोबारा एड अप हो जाएंगे और आई टी बना देंगे बिफोर गोइंग बैक। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसको 9 एम्पेयर्स चाहिए, ये आपका आई आई है, इसको भी 9 एम्पेयर्स चाहिए, ये आपका आई एफ है। तो टोटल करंट फिर कितना ड्रॉ हो रहा होगा जो आई टी है, दैट विल बी 9 + 9 विच इज़ बेसिकली 18 एम्पेयर्स। अब अगर आपके पास 18 एम्पेयर्स टोटल करंट है और आपका फ्यूज़ 20 एम्पेयर्स का है तो उसको ब्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो द फ्यूज़ मेल्ट्स व्हेन द हीटर आर स्विच्ड ऑन, तो नहीं, वो मेल्ट नहीं करेगा। मैंने कहा ईच हीटर रिसीव्स ट्वाइस द करेक्ट करंट, नहीं उतना ही मिलेगा जो उसको मिल रहा था। ईच हीटर ओनली रिसीव्स हाफ द करेक्ट करंट, सो नो इट विल ऑल्सो रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ करंट। द सर्किट वायरिंग कनेक्टिंग द हीटर्स टू द मेन्स में ओवरहीट। अच्छा, ये बात फिर भी लॉजिकल है इन द सेंस कि अब आपका फ्यूज़ तो मेल्ट नहीं करेगा क्योंकि 18 एम्पेयर्स ड्रॉ हो रहा है, लेकिन हाँ आपकी जो वायर्स हैं वो इसमें हीट कर सकती हैं, ओवर हीट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा करंट जो 9 एम्पेयर्स है दैट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द मेन सर्किट। सो इसका आंसर जो है वो आपका सी बनता है। Okay, question number 37. A coil is rotating in a magnetic field. The coil is connected to an oscilloscope. The diagram shows the trace on the screen of the oscilloscope. The coil now speeds up and rotates twice as fast. देखिए कॉयल अगर आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन जब बढ़ जाती है ना, ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन का ताल्लुक होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू 2 टाइम्स हो जाए तो इसका दो इम्पैक्ट्स आते हैं। आपकी मैग्नेटिक यानी कि जो आउटपुट है ये आपका एक एसी आउटपुट है। आई होप यू कैन टेल दैट बिकॉज डीसी इज अ स्ट्रेट लाइन वेयर एसी इज अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स। सो जब फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज करती है तो वो दो चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। एक वो इम्पैक्ट करती है टाइम पीरियड को और एक वो इम्पैक्ट करती है आपके एम्पलीट्यूड को, ठीक है। इसको आप यूँ ले सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। अगर आप अपनी स्पीड ऑफ रोटेशन को ट्वाइस कर दें तो आपकी जो कह लें मैग्नेटिक फील्ड है कि जो स्ट्रेंथ है वो भी इंटू 2 टाइम्स हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड भी इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा। और आपका टाइम पीरियड के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है कि भाई अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है तो फिर टाइम पीरियड आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑसिलेशन बनती है, ठीक है। राइट नाउ दिस ऑसिलेशन इज हैपनिंग इन 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस, ठीक है। सो वी कैन से कि अभी हमारा टाइम पीरियड जो है वो 6 डिविजन्स का है। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो आपका टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। इसका मतलब है अब आपकी जो नई टाइम पीरियड होगी वो अकर करेगी इन 3 डिविजन्स, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सी और डी को निकाल सकती हूँ और यहाँ पर पीछे रह जाते हैं ए एंड बी। इनकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ अगर आप देखें तो ये 3 डब्बों में हो रही है और यहाँ से यहाँ अगर आप देखें तो ये भी 3 बॉक्सेस में हो रही है। तो हमने टेम्परेचर के साथ डील कर लिया। द नेक्स्ट थिंग इज़ द एम्पलीट्यूड। आई सेट द एम्पलीट्यूड डबल्स, तो अभी आपका एम्पलीट्यूड जो है वो है 2 डब्बों का, ठीक है। अब ये हो जाना चाहिए 4 डब्बों का, तो ये हो गया जी 1 2 3 4। सो 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38. A teacher uses the circuit shown. The identical lamps X and Y are connected to a low voltage AC power supply by high resistance transmission lines. Both lamps are switched on. Lamp X is then switched off. Lamp Y stays switched on. What happens to the voltage and the power supplied to lamp Y?
अच्छा जी, तो पहले क्या हो रहा था कि अगेन आई ऑलवेज लाइक टू think about it by giving some arbitrary values. So पहले ये कनेक्टेड थे, ये आइडेंटिकल थे. लेट से इसकी रेजिस्टेंस वन थी, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी वन थी, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, तो उनकी रेजिस्टेंस से सेम होनी चाहिए. सो एक्स की भी वन थी और वाई की भी वन थी. ठीक है. अब हुआ क्या कि इनिशियली जब आपके पास करंट आ रहा था, या अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इसको भी 6 वोल्ट जा रहा था और इसको भी 6 वोल्ट जा रहा था. अलबत्ता करंट की अगर बात करें, करंट जो है वो आपका होता है V ओवर R. सो दिस इज 6 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ बेसिकली 6 एम्पेयर्स. अब आपका करंट डिवाइड करेगा इसके अंदर, इसमें जाएगा जी 3 एम्पेयर्स का, बिकॉज इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वली डिवाइड होगा, और इधर जाएगा 3 एम्पेयर्स का. ठीक हो गया. अब उन्होंने कहा कि हमने लैम्प एक्स को स्विच ऑफ कर दिया. ठीक है, तो ये स्विच आपने बंद कर दिया लैम्प एक्स का. अच्छा जी, सो ये स्विच आपने बंद कर दिया लैम्प एक्स का, तो ये सीन से निकल चुका है. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि अब जो आपका 6, देखें अभी भी रेजिस्टेंस 1 है, वोल्टेज 6 है. अभी इसको 6 वोल्ट्स आ तो रहे, लेकिन करंट कितना आएगा? तो करंट सर्किट में जनरेट हो रहा था 6 एम्पेयर्स का. ठीक है. तो ओके, वेट अ मिनट, आई थिंक आई फॉरगॉट टू कंसिडर दिस. यप, आई फॉरगॉट टू कंसिडर इसकी रेजिस्टेंस इनिशियली. दिस शुड बी माई बैड. ये आपका होगा इट इज़ द टोटल. अगर मुझे टोटल सर्किट का करंट चाहिए तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस यूज़ करनी है. सो टोटल रेजिस्टेंस किस तरह आएगी? वो आपकी 1/2 आ जाएगी. इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, यू कैन अप्लाई द आर टी वाला फार्मूला. 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. ये आ जाएगी आपके पास 12 एम्पेयर्स. माई बैड. तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 एम्पेयर्स आ रहे हैं यहाँ से. 12 एम्पेयर्स आएगा, इसको भी 12 एम्पेयर्स, सॉरी इसको भी 6 एम्पेयर्स जाएगा और इसको भी 6 एम्पेयर्स जाएगा, बिकॉज इनकी सेम रेजिस्टेंस है, इक्वली करंट डिवाइड होगा पैरेलल में. अब क्या हुआ जी? अब आपने ये हटा दिया सीन से. अब जब आप इसको सीन से हटाएंगे तो क्या होगा? अब ये होगा कि आपका जो करंट है दैट इज़ गोइंग टू बी, सर्किट में कितना रह गया है? RT. वोल्टेज तो 6 ही है, लेकिन अब करंट कितना है? 1. सो आपकी टोटल करंट कितना आ रहा है? 6 एम्पेयर्स. 6 एम्पेयर्स अब टोटल सर्किट में करंट पास कर रहा है. अब उसके पास सिर्फ एक ही पाथ है जिसने उसने गुजरना है, और वो कहीं से पास नहीं कर सकता. ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो करंट जा रहा है टू योर लैम्प वाई, दैट बेसिकली रिमेन्स द सेम, राइट. और आपका ये जो है वो सेम हो जाएगा करंट. और वोल्टेज तो खैर उसको पहले भी 6 वोल्ट्स मिल रही थी, अभी भी 6 वोल्ट्स मिल रही है. तो अच्छा, सो दे से देयर हाई रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस. तो करंट जो है वो अब क्योंकि कम हो गया है, पहले 12 लाइक पहले आ रहा था पूरे सर्किट में 12 एम्पेयर्स का. ठीक है. अब आ रहा है 6 एम्पेयर्स का. अब आपने अगर करंट कम कर दिया है, तो अगर आप बात करें पावर लॉसेस की, बात करें पावर लॉसेस की, तो वो होती है I²R. रेजिस्टेंस लेट से आपकी फिक्स्ड है इन ट्रांसमिशन लाइंस की. जब इनमें करंट गिर जाएगा जो पास करे, मतलब पहले 12 एम्पेयर्स कर रहा था, अब 6 एम्पेयर्स कर रहा है, अगर करंट ड्रॉप करेगा तो पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. अगर पावर लॉसेस कम हो जाएंगे तो फिर जो पावर सप्लाई हो रही है टू लैम्प वाई, दैट विल इंक्रीज, राइट. सो इसका आंसर इस वजह से बन जाएगा सी. एंड उन्होंने कहा जी द वोल्टेज सप्लाई टू लैम्प वाई वो भी इंक्रीज कर जाएगी, इन द सेंस कि अगर आपकी पावर ज़्यादा जा रही है तो पावर इज़ इक्वल टू V²/R एज वेल. तो आपका फिर अगर पावर गेन बढ़ रहा है तो आपकी जो वोल्टेज है जो उसको सप्लाई हो रही है वो भी बढ़नी चाहिए. सो आई फॉरगॉट टू एक्चुअली कंसिडर दिस है देयर हाई रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस. सो उसमें बस ये समझने वाली बात है कि पहले दो जब लगे हुए थे तो रेजिस्टेंस आपकी कह लें जी ज़्यादा करंट ड्रॉ हो रहा था फ्रॉम द मेन सप्लाई, 12 एम्पेयर्स हो रहा था. अब सर्किट में अगर करंट ज़्यादा होगा तो पावर लॉसेस भी फिर ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. सो पावर कम जाएगी. लेकिन अगर अब आपकी इसको रिमूव करने की वजह से, क्योंकि अब 6 एम्पेयर्स करंट में फ़्लो कर रहा है, सॉरी सर्किट में फ़्लो कर रहा है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जब उसमें कम करंट पास करेगा तो पावर लॉसेस भी कम होंगी. पावर लॉसेस कम होंगी तो जो पावर सप्लाई हो रही है वो बढ़ जाएगी. और पावर सप्लाई का एक ही इंक्रीज में ऑप्शन है सी. और वोल्टेज इसलिए बढ़ेगी बिकॉज पावर इज ऑल्सो इक्वल टू V²/R.
If power increases, the voltage will increase. Okay, question number 39. A car battery supplies a current in one direction. A current in the opposite direction recharges the battery. Which circuit recharges the battery using an alternating current supply and a diode? तो उन्होंने कहा जी कार की बैटरी सप्लाई करती है करंट को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर और दूसरी डायरेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज हो रही होती है, ठीक है, या आई मीन रिचार्ज हो रही होती है. सो दिस बेसिकली मीन्स कि ये आपकी कार की बैटरी है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकती है, सही है, और करंट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन उसको रिचार्ज करेगा. अब सीन ये है कि अगर आपकी ये कार की बैटरी है, ठीक है, ये आपका एसी सप्लाई लगा हुआ है, ये अगेन आपकी कार की बैटरी आपका एसी सप्लाई लगा हुआ है. ये तो खैर मुझे वैसे ही ठीक नहीं लग रहे, बट आई विल कम टू दिस बिकॉज इसमें आपका आई मीन सी एंड डी डोंट मेक सेंस इन द सेंस के खैर आई विल कम टू सी एंड डी लेटर. देखें यहाँ पर ये सीन है कि आपका जो करंट है वो अब आर है, ठीक है, दिस करंट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि कार की बैटरी जो है वो सप्लाई कर रही है करंट को एक डायरेक्शन में, और जब करंट रिवर्स होता है, ठीक है, करंट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या करता है, वो कार की बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है. यानी कि यूँ कह लें, इसको चलें यूँ कह लेते हैं, आपकी कार की बैटरी लगी हुई है ये, ठीक है, ये सप्लाई कर रही है करंट को एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक हो गया. और जब ये आपकी बैटरी कह लें कि इसको रिचार्ज करना होता है तो आपका यहाँ से एसी सप्लाई आएगा और इसको चार्ज कर देगा. आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने कहा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रिचार्ज हो रही है, तो सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में एसी से सप्लाई इसको जाना चाहिए, ठीक है. यहाँ पर जो डायरेक्शन मैं कंसिडर कर रही हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन, क्योंकि इट इज़ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन को कंसिडर किया जा रहा है, उसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो ए बनता है, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 40. अ प्रोटॉन हैज़ चार्ज क्यू एंड मास एम. व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज द मास? देखिए आपका अल्फा पार्टिकल इज जस्ट ए हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं. मास जो होगा वो आपका 4 बन जाएगा, 4m, बिकॉज प्रोटॉन का भी मास 1 होता है और न्यूट्रॉन का भी 1 होता है. सो मास इज़ 4m, चार्ज इज़ 2q बिकॉज ऑफ दिस. चार्ज के लिए हम q यूज़ करते हैं, मास के लिए हम m यूज़ कर रहे हैं. तो प्रोटॉन में उन्हें खुद ही कहती है उसका चार्ज q एंड मास m है. तो क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन है तो 2q. न्यूट्रॉन में वैसे चार्ज नहीं होता और मास 4 हो जाएगा, बिकॉज जो प्रोटॉन का मास अगर m है तो फिर न्यूट्रॉन का भी m होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप कि आपको ये आज का लेसन पसंद आया होगा. देयर वर सम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आई बिलीव, but I hope they are clarified now. For future reference, you can subscribe to the channel or hit the bell icon, give this video a thumbs up, or I'll be back with more videos. Until then, Khuda Hafiz.